गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पुनः आपका मेरी कक्षा में स्वागत है। कोर्स 2 के अंतर्गत यूनिट 3 में विभिन्न आयोगों को देखते हुए इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 एवं 1952-53 के अंतर्गत हम इसे आज जानेंगे। हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और बाद में शिक्षा आयोग को वीडियो के माध्यम से जाने हैं और आज हम फिर एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के आयोग को हम फिर इसके बारे में जानेंगे। वैसे आज हमारा शिक्षा यंत्र विद्यार्थी के व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ कर एकांगी बना देते हैं। वैसे देखा जाए तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सभ्यता के प्रथम चरण पर कदम रखते हुए ही मनुष्य के व्यवसाय पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस व्यवसाय के कारण ही उस समय के मनुष्य ने आज जीवन में आत्मनिर्भर का मृदु बीज बोया है। किसका बीज बोया? आत्मनिर्भर का मृदु बीज बोया है। उत्पादन तथा कृषि का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि शिक्षा के बिना उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में समन्वय की स्थापना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के पुनर्गठन की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार का एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया। सन 1951 में अपने सुझाव की पुनरावृत्ति को माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय है। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय शिक्षा है। इस शिक्षा को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को समर्थ उच्च शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी खोजने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है और अतः माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें विद्यार्थी अपनी अभिरुचियों के अनुसार लाभान्वित हो सके। क्या हो सके? अपनी अभिरुचियों के अनुसार लाभान्वित हो सके। बोर्ड के सुझाव से संतुष्ट होकर भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुद्रालयर अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा की नियुक्ति की घोषणा की। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को मुद्रालय आयोग कहा गया या माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 21वें अधिवेशन में 7 जनवरी 1954 को ये दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्य बताए। उद्देश्य में क्या था कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना। भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना, बोलने तथा लेखन में स्पष्टता और चिंतन विचार पूर्ण रूपेण हो। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में भी इनका उद्देश्य था। विभिन्न प्रकार के
माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध था, व्यक्तित्व का विकास करना था, नेतृत्व गुणों का विकास करना था, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदि क्षेत्रों में नेतृत्व करना था। आचार्य विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कह डाला कि दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं कह सकता। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। जो पहला था, माध्यमिक शिक्षा भारत के अधिकांश क्षेत्रों के लिए अपने में पूर्ण शिक्षा हो। क्या हो? माध्यमिक शिक्षा भारत के अधिकांश छात्रों के लिए अपने में पूर्ण शिक्षा हो। और दूसरा क्या था कि यह कक्षा 6 से 11 तक की हो। और थर्ड है, इस स्तर पर विविध पाठ्यक्रम हो, मीन्स विभिन्न पाठ्यक्रम हो। और फोर्थ है, इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप अनिवार्य हो। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों को बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदल दिया जाए। छात्रों के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था की जाए। और 7 क्या था, संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा के संबंध में समान नीति एवं समान योजना बनाने हेतु केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इस निर्णय पर केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति मोहर लगा दी। सच बात तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए जो भी सुझाव दिए, उनमें माध्यमिक शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया शुरू की। पहला, उन्होंने उच्च माध्यमिक प्रणाली का संस्थापन किया। दूसरा, शिक्षात्मक तथा व्यावसायिक नीति निर्देशन पर बल दिया। अब प्रश्न यह है कि माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि उसे और व्यावसायीकरण में ले जाना पड़ा। वास्तव में माध्यमिक शिक्षा वह स्तर है जो बालक को एक ओर तो जीवन के निकट लाती है और दूसरी ओर उसे जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। इस शिक्षा को रोजगार परक बनाना अभिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। किसके द्वारा? व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा। अब हम देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोगों ने क्या क्या पाठ्यक्रम की आयोगों के अंतर्गत देखें कि निम्न सिद्धांत की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में निम्न सिद्धांतों की इसमें पाठ्यक्रम की संरचना के अंतर्गत निम्न सिद्धांत का वर्णन किया। पहला क्या है, विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने की पद्धति का अधिक से अधिक प्रयोग करना। दूसरा, पाठ्यक्रम बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, जिससे वे स्वयं क्रियाशील होकर कार्य को जल्दी से सीख सके। क्या होना चाहिए? बालकों को रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसके पाठ्यक्रम रुचि के अनुसार होना चाहिए, जिससे वे स्वयं क्रियाशील होकर कार्य को जल्दी से सीख सके। और तीसरा क्या है, पाठ्यक्रम बालकों को रुचि के अनुसार होना चाहिए, जिससे वे स्वयं क्रियाशील होकर कार्य की प्रणाली को जल्दी सीख सके। पाठ्यक्रम समुदाय सामाजिक जीवन और के अनुसार पाठ्यक्रम समुदाय सामाजिक जीवन के अनुसार होगा या होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा समाज का अंग है या सामाजिक क्रिया है। इसमें उत्पादक कार्यों को स्थान देना चाहिए। आयोग के अनुसार शिक्षा का महत्व केवल धामी नहीं, वरन
शिक्षा का महत्व केवल काम ही नहीं वरन अवकाश का सदुपयोग भी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक क्रियाओं को जारी किया जाए। उच्चतर पाठ्यक्रम में बहुत से समूहों को रखा जाता है और विद्यार्थियों को आगे दिए गए उच्चतर पाठ्यक्रम में बहुत से समूहों को रखा जाता है और विद्यार्थियों को आगे दिए गए 7 में से कोई 3 समूह लेने होते हैं जो निम्न है: ह्यूमैनिटीज, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, ललित कला इत्यादि। ये 7 विषय में से विद्यार्थियों को 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। पाठ्यक्रम तथा विषय बालकों की नींव के अनुसार ही निर्धारित करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम विषयों का एक समूह का रूप देकर उन्हें आपस में संबंधित रखा जाए। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों को कोर पाठ्यक्रम व उच्चतर पाठ्यक्रम में विभाजित करनी चाहिए। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10 विषयों को रखा गया: मातृभाषा हिंदी, आरंभिक अंग्रेजी, उच्च अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, शिल्प कला। इन सब चीजों को आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, पाठ्य पुस्तकें। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए अपने सुझाव इस प्रकार दिए। पाठ्य पुस्तक में क्या क्या दिए नोट कर सकते हैं आप लोग। 1 क्या है? पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन अधिकार वाले राज्य सरकारों द्वारा अपने यहाँ पर प्रकाशन होना चाहिए। दूसरा, प्रकाशनों की बिक्री से एक कोष का निर्माण किया जाए जिससे छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकीय सहायता आदि दी जाए। तीसरा है, केंद्र सरकार पुस्तकों की टेक्निक को विकसित करने के लिए आर्ट स्कूल खोले। 4th है, केंद्र तथा राज्य सरकारों को ब्लॉक्स का संग्रह रखना चाहिए जिसे वह प्रकाशकों को उधार दे सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, किसी एक विषय पर ही पाठ्य पुस्तकें नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद क्या है कि पाठ्य पुस्तकों को जल्दी बदलने की नीति को हतोत्साहित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, निर्देश पुस्तकें बालकों एवं शिक्षकों की ज्ञान वृद्धि हेतु भिन्न प्रकार की प्रादेशिक भाषाओं की होनी चाहिए ताकि क्या हो, इन लोगों को सरलता हो। शिक्षण की गतिशील पद्धतियां माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत क्या होनी चाहिए और इस संदर्भ में आयोग की क्या संस्तुतियां होनी चाहिए वो निम्न है। पहला क्या है, शिक्षण विधि केवल ज्ञान देने वाली ही नहीं है अपितु मूल्यों, मनोवृत्ति व आदत के निर्माण करने वाली होनी चाहिए। एक्टिविटी तथा प्रोजेक्ट की विधि से अपनाई जाए। अभिव्यक्ति प्रकट करने वाला कार्य दिया जाए। सभी प्रकार के शिक्षण में स्पष्ट विचार तथा अभिव्यक्ति पर बल देना चाहिए। समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों को प्रायोगिक एवं प्रदर्शनात्मक विद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों को प्रायोगिक एवं प्रदर्शनात्मक विद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था की। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत प्रशासन में क्या क्या संस्तुतियां पाई जाती हैं। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए उसका प्रबंधन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हर क्षेत्र में एक अच्छा प्रबंधन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हर क्षेत्र में अच्छा प्रशासक अच्छे प्रबंध की व्यवस्था करता है। शिक्षा से संबंधित प्रशासन जैसे संगठन, प्रशासन
निरीक्षण, दशाएं, भवन एवं साधन काम के घंटे, है ना, साधन काम के घंटे तथा अवकाश, सार्वजनिक सेवा में भर्ती आदि विषयों पर कई सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? शिक्षा मंत्री को परामर्श देने के लिए शिक्षा मंत्री को परामर्श देने का कार्य शिक्षा निर्देशक द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कर अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का भार उसे सौंपना चाहिए। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची होने के कारण केंद्र और राज्यों की शिक्षा नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर इन्होंने धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के प्रति क्या सुझाव प्रस्तुत किया कि भारत एक धार्मिक प्रधानता वाला देश है। क्या है? धार्मिक प्रधानता वाला देश है। यहाँ पर नैतिक मूल्यों को भली भांति समझाया जाना चाहिए। इस देश में अनेक संस्कृतियां होने के कारण अनेक प्रकार के धर्म को महत्व दिया जाता है। इसलिए माध्यमिक आयोग ने इस क्षेत्र में भी सुधार के कुछ सुझाव दिए हैं जो निम्न है। फिर देखिए इसको आगे आप लोग नोट कर सकते क्या दिए। पहला, पाठशाला के प्रत्येक कार्यक्रम में चारित्रिक निर्माण की शिक्षा दी जाए। पाठशाला के प्रत्येक कार्यक्रम में चारित्रिक निर्माण की शिक्षा दी जाए। इसके लिए समय समय पर त्योहार, राष्ट्रीय दिवसों, महापुरुषों के जीवन चरित्र पर नाटकों का क्या होना चाहिए? आयोजन करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों को क्या हो सके? विभिन्न महापुरुषों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। एनसीसी, स्काउटिंग तथा जूनियर रेड क्रॉस जैसे कार्यों के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से धर्म के लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। इस प्रकार से बाध्य न किया जाए ताकि वे धर्म के प्रति इन्हें उन्हें बाध्य न किया जाए। अपने इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा समय समय पर टूर का आयोजन किया जाए, जिसे हम शैक्षणिक भ्रमण भी बोलते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों तथा प्रदेशों को घूमने और समझने का अवसर प्राप्त हो। फिर हम आगे देखेंगे कि इस सब माध्यमिक शिक्षा की जो संस्तुतियां हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, नैतिक के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, सब देखने के बावजूद भी हम क्या पाते हैं कि इनमें क्या है? बहुत सारे दोष भी हैं। क्या क्या दोष हैं? कि माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय है, अतः छात्रों को केवल उस शिक्षा के लिए तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा क्या है? केवल उस शिक्षा के लिए तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा नीरस, पुस्तकीय, संकुचित तथा रूढ़िबद्ध है, अतः यह छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करती। यह छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करती। इसका पाठ्यक्रम भी बोझिल है, सभी विषय अनिवार्य हैं। छात्रों को अपनी रुचियों एवं मनोवृत्तियों के अनुसार विषयों के चयन का अवसर नहीं देती है। इसके मूल्यांकन की पद्धति में सुधार किया जाए। यह सब कुछ होते हुए भी, है ना, यह सब कुछ होते हुए भी माध्यमिक कक्षाओं के लिए जिन विषयों को पढ़ाने की अनुशंसा की गई, वह ज्ञान की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और हम इसके साथ आपको एक चार्ट प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप पूर्णतः समझ जाएंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे, सुझाव क्या थे और दोष क्या थे। ये तालिका के द्वारा हम आपको इसमें दर्शा देंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्राय एग्जाम में आते हैं कि माध्यमिक शिक्षा की समीक्षात्मक व्याख्या करें। मुद्रालय कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कौन कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, इसकी विवेचना करें। आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में पुनः हम मिलते हैं। अगर ये आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग अच्छा लगा तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।